नमस्ते बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे और कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक का क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उस बुक का चैप्टर नंबर 7 जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है। मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। ये क्या है? ये एक स्मृति है, उन्होंने अपने बचपन के दिनों के बारे में लिखा है, इसलिए इसका नाम है मेरे बचपन के दिन। और क्योंकि जब हम उनके बचपन के दिनों को देखते हैं तो उससे हमारे देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था और जो उस समय लोगों का गर्ल चाइल्ड के प्रति क्या रवैया होता था वो सब जानने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन। उससे पहले हम देखेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय क्या है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग यानी जिसको कि अभी तक कुछ समय पहले तक इलाहाबाद बोला जाता था, अब उसको प्रयागराज बोला जाता है और उसका पुराना नाम भी प्रयाग ही था। लेकिन बाद में चेंज हो गया था और उसको इलाहाबाद बोलते थे, लेकिन उसका जो हिंदी नाम है वो प्रयागराज ही कई लोग बोलते हैं। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक काम करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रशिम, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। जैसे कि अभी ये क्या है, जो बचपन के दिन है वो एक संस्मरण है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, हर साल सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है किसी भी साहित्यकार के लिए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। तो महादेवी वर्मा जो थी वो उस समय उन्होंने आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था। जब वो बड़ी हो रही थी, जब वो यंग थी, तब उनके सामने ये आजादी की जो हम लोग असहयोग आंदोलन और ये सब पढ़ते सुनते हैं, वो उनके जीवन की घटनाएं हैं। वो उस समय ये सब देख रही थी। और दूसरी ओर दो चीजों का उनके जीवन पे असर दिखाई देता है। एक तो असहयोग आंदोलन, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, और दूसरा स्त्रियों के प्रति लोगों की क्या भावनाएं थी और स्त्रियों की स्थिति को वो इतने अच्छे से समझती थी, इसीलिए इन्हें महाकवि भी बोला जाता है। और उन्होंने स्त्रियों के भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों में और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा जी कहाँ से स्टार्ट करती हैं? देखिए, बहुत बचपन से। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई, के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी।
मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। देखिए, महादेवी जी बता रही हैं कि उनके खुद के परिवार में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। आज तक भी कई जगहों पे, यूपी में, हरियाणा में, इन जगहों पे लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है कि वो उनको दहेज देना पड़ेगा या लड़कियों को पालन पोषण बहुत मुश्किल होता है या लड़का ही होता है जो वंश चलाता है, इसलिए लोग लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे। लेकिन इनके परिवार में 200 साल तक कोई लड़की नहीं थी और लेकिन इनके माता पिता बहुत अच्छे थे और आखिर उन्होंने जब बच्चे के लिए बहुत दुर्गा पूजा की और दुर्गा माँ से उन्होंने कन्या ही मांगी, तब जब उनकी उनकी मांग पूरी हुई, उनकी मन्नत पूरी हुई, उनके घर लड़की पैदा हुई तो उन्हें बहुत प्यार मिला और उन्हें कभी भी अपमान सहन नहीं करना पड़ा क्योंकि वो 200 साल बाद अपने पूरे परिवार में एक लड़की थी। परिवार में बाबा फारसी उर्दू जानते थे। अब आपको एक बात, अगर आपने कभी भी पुराने लेखकों को पढ़ा हो तो अगर आप 1900 सन 1900 वगैरह की में देखेंगे जितने भी लेखक थे वो सब उस समय हमारे देश में फारसी और उर्दू बहुत कॉमन लैंग्वेज थी, हिंदी कम प्रचलित थी। या संस्कृत लोग जानते थे या उर्दू, फारसी और इंग्लिश, क्योंकि जो इंग्लिश स्कूलों में अंग्रेजों के से पढ़ते थे वो अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़ रहे थे और नहीं तो ज्यादातर भाषा जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी वो फारसी और उर्दू होती थी। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। तो घरों में तो अपनी लोकल बोलचाल की जो भाषा बोलते हैं लोग, लेकिन हिंदी जो आज हम देखते हैं प्रचलित रूप हिंदी का, वो बहुत धीरे धीरे विकसित हुई है और उसे इतनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। वे बहुत पूजा पाठ करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने पंचतंत्र की कहानियां जरूर पढ़ी होंगी जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी हैं और बहुत ही सारे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ये कहानियां। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। देखिए, कोई भी, इसीलिए कहा जाता है किसी भी इंसान को घर का सहयोग इतना मिलता है तभी वो इस मुकाम तक पहुंच सकी महादेवी वर्मा जी, कि उनके पिता ही उनको चाहते थे कि इनको पढ़ाई लिखाई करके उनको विदुषी बनाया जाए, उनको विद्वान बनाया जाए। वो पढ़ने लिखने में तेज थी, इसीलिए उनको उनके माता पिता का ये नहीं था कि लड़कियां हैं तो क्यों पढ़ाए, लेकिन वो उल्टा अपनी बच्ची को पढ़ाना लिखाना चाहते थे और उसे ऊंचे ओहदे पे देखना चाहते थे। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तो पहले लोग क्या करते थे, उर्दू फारसी सिखाने के लिए घर में मौलवी साहब को रखा करते थे, ट्यूटर, उनको बुलाया करते थे और एक प्रकार से कंपलसरी एजुकेशन थी। बहुत सारे लोगों को उर्दू फारसी, बहुत सारे लोग आप पढ़ेंगे तो ये पहले, अगर आप दादा या परदादा की यदि कभी आप उनसे बात करें तो वो बताएंगे कि उर्दू फारसी बहुत कॉमन लैंग्वेज होती थी उस समय और जरूर सीखनी पड़ती थी। लेकिन महादेवी जी कहती हैं कि मैंने एक दिन जब मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं नीचे चरपाई के नीचे जा छिपी। जब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। तो मौलवी साहब को देख के तो वो डर गई और उन्हें कभी भी, उन्होंने लिखा है कि वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई, उन्हें मन ही नहीं हुआ कभी भी ये सीखने का। लेकिन जब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने तो उनकी माँ को क्योंकि संस्कृत आती थी थोड़ी बहुत और वो गीता भी पढ़ती थी। ये गीता भी आजकल हिंदी में लिखी गई है, पहले जो ओरिजिनल गीता थी वो संस्कृत में ही थी और लोग संस्कृत में ही उसका पाठ करते थे। वो भी अपनी माँ के साथ पूजा पाठ के समय बैठ जाती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझे। मिशन स्कूल होता है जो कि अंग्रेजों के ही उसमें चर्च वगैरह के से चलाया जाता है। तो मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। अब जो ये थी वो अपनी माँ के साथ रहते हुए संस्कृत और हिंदू धर्म पूजा पाठ के में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी, तो इनको मिशन स्कूल में भी मन नहीं लगा क्योंकि वहाँ उनके जो चर्च में वो लोग प्रेयर करते हैं वो दूसरे तरह का वातावरण था, अंग्रेजी वातावरण था जो कि उन्हें मन नहीं लगा, उन्हें पसंद नहीं आया। वहां जाना उन्होंने बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी तब उन्होंने मुझको
क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। और पहले बच्चों को दूसरे तीसरे साल में नहीं भेजा जाता था स्कूल। पहले ये प्ले ग्रुप्स प्राइमरी इतने नहीं होते थे, पहले सीधे बच्चों को उम्र के अनुसार पहली दूसरी तीसरी में भेज दिया जाता था और घर में ही उनकी ज्यादातर पढ़ाई होती थी। तो फिर उन्हें कहाँ भेजा गया? क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। 5th क्लास में उनका एडमिशन हो गया। यहाँ का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था, उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था, क्योंकि कई ब्राह्मण लोग जो थे या कई लोग ऐसे होते थे जो कि प्याज को भी नहीं खाते थे, है ना, तामसिक फूड मानते हैं प्याज को। तो कई लोग जो है प्याज खाना पसंद नहीं करते। तो उस वहां पे जो मैस थी, वहां पे सबका ध्यान रखा जाता था उस मैस में कि चलो जो लोग, जो हिंदू लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो नहीं खाते प्याज, तो बिना प्याज के खाना बनाते थे। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी कि भले ही वहां पे हर धर्म के लोग हैं, लेकिन वहां पे सबका ध्यान रख के खाना बनता है। वहाँ छात्रावास के हर कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहले ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। ये सुभद्रा कुमारी जी कौन है? सुभद्रा कुमारी जो है, पंत सुभद्रा कुमारी बहुत बहुत बड़ी कवि हैं। वो भी एक बहुत ऊंचे दर्जे की कवि हैं। आपने कई उनकी कविताएं पढ़ी होंगी या आप आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें आपकी जरूर पोयम्स आएंगी आपकी किताबों में। तो 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आती थी। तो देखिए, 2 बहुत महान कवित्री जो थी वो एक ही साथ एक हॉस्टल में रहती थी। वो उनसे 2 साल बड़ी थी, वो 7th में थी और ये महादेवी जी 5th क्लास में थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। तो अब एक तो उनकी माँ के जो प्रभाव था कि उनकी माँ गाना गाती थी, थोड़ा बहुत लिखती भी थी उनकी माँ, उनके मीरा के पद गाती थी, सुबह शाम भजन गाती थी, प्रभाती गाती थी। तो उससे ब्रज भाषा चलती थी वहां पे। यूपी में ब्रज भाषा का बहुत प्रचलन है। तो ब्रज भाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में उन्होंने लिखना शुरू किया। और दूसरा उन्हें किसका साथ, उनको किसकी प्रेरणा मिली? सुभद्रा कुमारी जी की। यहाँ आकर मैंने देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिप छिपा कर लिखती थी मैं। लेकिन क्या था कि सुभद्रा कुमारी जी उस समय बड़ी फेमस हो चुकी थी। उस समय वो कवित्री के रूप में उनका नाम हो चुका था। तो सब लोग उनसे थोड़ा डर के रहते थे कि क्योंकि वो उनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके थे कविता उनके लिए, उनका नाम होता था। तो वो भी पहले अपने जब घर में थी तो ब्रज भाषा में लिखती थी, लेकिन जब हॉस्टल आई सुभद्रा कुमारी जी को देखा तो खड़ी बोली में, खड़ी बोली जो होती है वो हिंदी का ही एक रूप है, तो उसमें लिखती थी। तो वो भी वैसा ही ट्राई करने लगी लिखने का। तो वो उनसे छुप छुप के लिए, उनको बता नहीं पाती थी कभी कि मैंने लिखा है। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है ना। उन्होंने सबको उनकी कविताएं देखी, पढ़ी और उनको अच्छी लगी तो उन्होंने सबको दिखा दी। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ के डाल के नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। अब क्योंकि महादेवी वर्मा जी बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती हैं, तो वो स्त्री दर्पण एक निकलता था, पत्रिका निकलती थी, मैगजीन्स थी, उसमें वो भेजती थी और उनकी कविताएं उसमें छपती थी। और उनको सुभद्रा कुमारी जी के साथ बैठ के वो अक्सर तुक मिलाती रहती थी, उनसे कविता की सारी बातें करती रहती थी। तो उनको उनकी तरक्की भी होती जा रही थी इसमें। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया
और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस वेव से मैडम हमको साथ लेके जाती थी, हम कविता सुनाते थे। तो अब देखिए, अब जो है धीरे धीरे इनका भी नाम होने लगा, तो इनको स्कूल की तरफ से हर जगह कविता सम्मेलन में भेजा जाने लगा कि आप हमारे स्कूल की तरफ से प्रतिनिधित्व करिए। और उसी समय क्या हुआ था, गांधी जी का 1917 में अगर आपने पढ़ा हो तो उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह वगैरह स्टार्ट किया था। और वो सब जगह वो उस समय इलाहाबाद या प्रयागराज बहुत आते जाते थे, क्योंकि आनंद भवन किसका घर है, पंडित नेहरू का, मोतीलाल नेहरू जी का ये घर हुआ करता था, जो उस समय हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र हो गया था। वहां पे ही सब मीटिंग्स होती थी, वहां गांधी जी आया करते थे, बड़े बड़े स्वतंत्रता के जो आंदोलनकारी थे वो सब वहां मिलते थे, वहां पे स्वतंत्रता की बातें होती थी और हिंदी का प्रचार चलता था। अब ये हिंदी का प्रचार क्यों चलता था, हिंदी इसका प्रचार इसलिए चलता था क्योंकि सारे देश में एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो सब लोग समझें। क्योंकि हमारे देश में देखिए इतनी भाषा की विविधता है कि आप अगर दक्षिण की तरफ जाते हैं तो भी 4-5 भाषाएं हैं। केरल में अलग भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में अलग भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में एक अलग भाषा बोली जाती है। इसी तरह आप इधर आइए, राजस्थान, गुजरात में अलग भाषा, हरियाणा में अलग भाषा, कहीं बुंदेलखंड है, कहीं कोई ब्रज भाषा चल रही है यूपी में, और इसी तरह मराठी, गुजराती, महाराष्ट्र की अलग भाषा। तो उस हर एक उसका अलग अलग, बंगाल में देखिए तो बंगाली भाषा। तो लोगों के पास एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, और यही गांधी जी चाहते थे कि पूरा देश जो है कहीं एक सूत्र में बंधे, तो कम से कम एक ऐसी भाषा हो जो सबको ही समझे। इसीलिए हिंदी का प्रचार किया गया, और हिंदी को आज भी इसीलिए बोला जाता है। लेकिन हम लोगों में से कई लोग, आज इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है जिसे सब समझते हैं, लेकिन हिंदी को पता नहीं क्यों मान्यता नहीं अभी भी कुछ राष्ट्र देते हैं कि वो अंग्रेजी जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है उसको अपनाने के लिए रेडी है। लेकिन अपने देश की एक लैंग्वेज जिसको कि इसीलिए प्रचारित किया गया कि कम से कम एक ऐसी भाषा जो सारे हिंदुस्तान की भाषा हो, उसकी जगह उन्होंने अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अगले भाग में कि क्या हुआ इसके बाद।